Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Sushil and today I am going to start with you chemistry of 10th class. Please see this video till end and don't forget to like, share and subscribe my channel. Today our chapter's name is Chemical Reaction and Equations. What are the chemical reactions? And what are the chemical equations? In this chapter we will study these things and the types of the chemical reactions in detail. So first of all, chemical reaction. What is a chemical reaction? Chemical reaction is basically a chemical change itself. What is the chemical change? Change in composition, nature and identity of any substance is called chemical change. Let me elaborate little bit in Hindi also. केमिकल रिएक्शन हिंदी में हम इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक बदलाव ही रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक बदलाव क्या है? केमिकल चेंज क्या है? जब एक पदार्थ अपना स्वभाव, उसके संघटक कंपोजिशन, कंपोनेंट्स का रेशो, संघटकों का अनुपात बदल दे, उसके अंदर के बल बदले जाएं, उसके अंदर किस तरह की फोर्सेस थी पहले और अब किस तरह की फोर्सेस हैं, ये चीज़ें चेंज हो जाएं, तो हम कहेंगे कि केमिकल चेंज हो गया। एग्जाम्पल, दूध का दही में बदलना, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। दूध का नेचर टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू कर्ड। दूध में लैक्टोज शुगर होता है जबकि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, तो इनकी कंपोजिशन चेंज हो गई ना, कंपोनेंट्स जो इनके अंदर हैं वो चेंज हो गए, स्वभाव भी चेंज हो गया। दूध में ऑटोमेटिकली मिठास है क्योंकि उसमें लैक्टोज शुगर है, और दही में खटास होता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है। देखो, दूध से ही दही बना है। दूध और दही दोनों के अंदर के कंपोनेंट्स, नेचर, टेस्ट, टेक्सचर में डिफरेंस है। ये एक केमिकल चेंज, दूध का दही में बदल जाना। लोहा, आयरन, जानते हो आप सब। अगर हमारे घर लोहे की कोई कील बारिश में बाहर रह जाती है और हम उसे भूल जाते हैं और कई दिनों तक वो बाहर ही पड़ी रहती है, एनी नेल ऑफ आयरन, देन इट विल गेट रस्टेड, तो उस पर जंग लग जाता है। आपको मैं बता दूं कि लोहे के लिए जो सिंबल होता है वो होता है Fe, और iron, symbol for iron is Fe, and the formula of rust is totally different because rust, जिसे हम हिंदी में जंग भी कहते हैं, is formed by undergoing various reactions, by undergoing various reactions. Iron undergo various reactions and as a result rust is formed. Rust have formula Fe2O3 dot XH2. See, lot of difference between the two. इन दोनों में बहुत अंतर है। आयरन Fe और रस्ट का सूत्र Fe2O3 dot XH2। इसमें अकेले आयरन के एटम्स हैं, इसमें आयरन के एटम्स के साथ ऑक्सीजन के एटम्स हैं, साथ में उस Fe2O3 के क्रिस्टल्स में कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स भी हैं, पानी के अणु भी हैं, तो ये रस्ट है। यहाँ लोहा जब जंग में बदला तो उसमें पूरी तरह से बदलाव आ गया, तो इसे केमिकल चेंज कहेंगे। उसने अपना स्वभाव, देखो लोहा कितना स्ट्रांग होता है, आयरन इज रियली वेरी स्ट्रांग, टफ, दैट्स व्हाई इट्स नोन, इसलिए तो उसे जाना जाता है, इसलिए उसका यूज किया जाता है। बट रस्ट स्ट्रांग नहीं होता, झड़ जाता है बिल्कुल, और आयरन को खा जाता है लोहा। तो लोहे को जंग खा जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है जंग, और दोनों के लुक में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। प्योर आयरन की बात ना करके अगर हम जनरली जो आयरन यूज़ करते हैं जिसके ऊपर रस्ट लगता है, वो कितना शाइनी है जब वो बिल्कुल न्यू है। लेकिन अगर हम बात करें रस्ट की तो रेडिश ब्राउन कलर होता है और डार्क फेड अच्छा नहीं दिखता। तो
लोहे का जंग लग जाना, इट्स ऑल्सो केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमने खाना खाया और उस खाने को डाइजेस्ट किया, हमारी बॉडी में सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, तब जाके खाना डाइजेस्ट होता है। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। खाने का पक जाना, कुकिंग ऑफ फूड, वो भी एक केमिकल चेंज है। कच्चे आलू का टेस्ट और पके आलू के टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो क्यों है इतना सारा डिफरेंस? हम कई बार साइंस में ये भी सुनते हैं कि अगर हम इन चीज़ों को ज़्यादा पकाएं तो इनके न्यूट्रिशंस खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? क्योंकि पकाना एक केमिकल चेंज है। जब हम एक केमिकल चेंज करते हैं तो क्या होगा? जब मतलब हम किसी सब्सटेंस को केमिकल चेंज के लिए डाल देते हैं कि इसमें केमिकल चेंज हो जाए, तो केमिकल चेंज में होता क्या है? उस सब्सटेंस के अंदर के कंपोनेंट्स में चेंज आता है। वो सब्सटेंस अपना नेचर, अपनी आइडेंटिटी खो देता है। अब जैसे अगर मैं दूध को बार बार गर्म करता रहूँ, उबालता रहूँ, तो वो गाढ़ा हो जाएगा और धीरे धीरे मावा बन जाएगा। तो ये जेन्युइन सी बात है कि मावे का जो फ्लेवर है वो दूध से ही आया है, लेकिन मावा एक डिफरेंट सब्सटेंस है और मिल्क एक डिफरेंट सब्सटेंस है। तो ये केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या लिखनी है हमें, वो देखते हैं। अ चेंज in which a substance changes its composition। composition का मतलब होता है उसके अंदर के कंपोनेंट्स का रेशियो, उसके अंदर कौन से कंपोनेंट हैं और वो किस रेशियो में, दैट इज द composition। नेचर केमिस्ट्री में नेचर का मतलब है अंदर की फोर्सेस। किस तरह के बल थे पहले उसके पार्टिकल्स को बांधने के लिए, और अब वहां पर किस तरह के बल हैं। तुम्हें ये पता होगा कि जब भी हम सॉलिड की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लिक्विड की बात करते हैं तो हम इस तरह से डिनोट करते हैं, सॉरी थोड़ा गैप देके, ताकि ये दिखा सके कि लिक्विड के बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन की फोर्सेस कम है। तो ये जो अंदर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस है ना, वो नेचर बताता है। नेचर का मतलब समझ में आ गया? नेचर सिग्निफाइज द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। A change in which a substance changes its composition, nature and identity, और वो अपनी पहचान ही चेंज कर देगा। पहचान में चेंज लाने का मतलब, जैसे दूध दही में बदल गया, दही की पहचान ही अलग है, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर, दूध का टेस्ट टेक्सचर डिफरेंट है, ठीक है। तो इज कॉल्ड केमिकल चेंज। is called chemical change और chemical reaction। उसे हम chemical change या chemical reaction कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं examples of some chemical changes जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। एग्जाम्पल्स, सबसे पहला कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पकाया जाना। दूसरा डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पच जाना। तीसरा रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लग जाना। चौथा फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का किण्वन हो जाना। ये फर्मेंटेशन क्या है अभी बताता हूं, 2 मिनट रुक जाओ बस। पांचवा setting of curd from milk।
दूध से दही जम जाना, ये सब केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। इस तरह से बहुत सारे केमिकल चेंजेस हैं, पर यहाँ मैं आपके साथ लिमिटेड ही डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा ये फर्मेंटेशन क्या है। फर्मेंटेशन किण्वन। एक सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूं कि फर्मेंटेशन की आपको। फर्मेंटेशन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का कुछ एंजाइम्स की हेल्प से सिंपलर में टूट जाना। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का एंजाइम्स की हेल्प से सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाना फर्मेंटेशन कहलाता है। जैसे अंगूरों को गला सड़ाकर उससे शराब बनाई जाती है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स कहते हैं इसे, और उसका रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बन जाता है। तो ऐसा क्या हुआ फर्मेंटेशन के दौरान, वो हम अभी देखते हैं। फर्मेंटेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस into simpler one with the help of certain enzymes कुछ एंजाइम्स की हेल्प से यीस्ट में फर्मेंटेशन होता है। यीस्ट में फर्मेंटेशन होता है, यीस्ट का यूज किया जाता है। अगर हमें जैसे इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो उसका बैटर तैयार करने के लिए एक रात पहले उसे फर्मेंटेशन के लिए बैटर को छोड़ दिया जाता है ताकि उसका फर्मेंटेशन हो जाए। तो यीस्ट की हेल्प से ब्रेड बनाते हैं, इसमें भी हम फर्मेंटेशन का यूज करते हैं। और अंगूरों से शराब बनाने के लिए भी हम यीस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि यीस्ट में फर्मेंटेशन होता है। और यीस्ट का कुछ रेस्पिरेशन प्रोसेस ही ऐसा है, हम आगे बायोलॉजी के चैप्टर्स में ये बात पढ़ेंगे कि ओवरऑल अगर हम इसे ग्लूकोज दें तो ये ग्लूकोज को फर्मेंटेशन की रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, ठीक है। और अब यहाँ पर एक वर्ड आया है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स को समझने से पहले 10th क्लास आप लोगों को समझना होगा कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट हिंदी में इन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। नाम से पता चल रहा है किसी चीज के लिए उत्तेजित करने वाले, एनहांस समथिंग और मोटिवेट्स फॉर समथिंग। कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मीन्स दे अफेक्ट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, और यू कैन से दे अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। इनकी एक बड़ी खासियत है, ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, यूज होते हैं लेकिन खत्म नहीं होते, कंज्यूम नहीं होते। आई एम नॉट सेइंग दैट कि दे आर नॉट यूज्ड इन द रिएक्शन, दे गेट यूज्ड बट दे डोंट गेट कंज्यूम्ड। मीन्स आपने जितना कैटलिस्ट डाला आपको लास्ट में उतना ही वापस मिल जाएगा। इट विल बी रीगेन्ड, रीजनरेट इन द रिएक्शन। अगर आप 2 ग्राम की कैटलिस्ट डालते हो, रिएक्शन के लास्ट में आपको वो 2 ग्राम कैटलिस्ट एज इट इज मिल जाएगा, मतलब उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, कैटलिस्ट ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया या घटाया और लास्ट में खुद वैसा का वैसा निकल गया। ओके, सो कैटलिस्ट समझ में आया आपको? देखिए ध्यान से, कैटलिस्ट क्या है? Some substances which affect the rate of chemical equations, chemical reactions, without being consumed, without being consumed.
कुछ सब्सटेंसेस जो अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन की स्पीड को और उस रिएक्शन में कंज्यूम भी नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। अब कैटलिस्ट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट और पॉजिटिव कैटलिस्ट। -VE नेगेटिव कैटलिस्ट, +VE पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट जो एक रिएक्शन की स्पीड को डिग्रेड कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव है तो रिएक्शन की स्पीड को कम करेंगे ऑफ कोर्स। The catalyst which decreases the speed of reaction। मैं रिएक्शन को इस एब्रिविएशन से लिख रहा हूँ, REX ऊपर N, आप चाहो तो पूरा लिख लें, एग्जाम में तो जरूर पूरा लिखें। रिएक्शन पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। द कैटलिस्ट which increases the speed of reaction। ये वो कैटलिस्ट है जो एक रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट का एक एग्जाम्पल, आई होप आप ये देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, हाँ यहाँ तो दिखाई देगा आपको कुछ हद तक। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन में ग्लिसरीन एक नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। ग्लिसरीन acts as negative catalyst in decomposition of hydrogen peroxide in decomposition of H2O2। ये H2O2 जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ। नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ, सॉरी क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा। ग्लिसरीन acts as negative catalyst in decomposition of H2O2। H2O2 के डिकम्पोजिशन में ग्लिसरीन एक नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, और पॉजिटिव कैटलिस्ट के काम में तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर भी मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ। पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए जैसे N2+3H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस मिलकर बनाते हैं अमोनिया 2NH3, और इसमें एरो के ऊपर कैटलिस्ट लिखा जाता है Fe, आयरन। आयरन यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता है Fe। आई होप आपको दिख रहा होगा Fe, जो कि क्या बनाते हैं अमोनिया 2NH3। थोड़ा नीचे लिखूँ क्या, अमोनिया दिखाई दे जाए 2NH3, अब तो दिख रहा होगा, समझ में आ गया। तो ये तो कैटलिस्ट थे, मुझे तो एंजाइम बताना था। एंजाइम बताने के लिए मैंने आपको कैटलिस्ट के बारे में बताया। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम बेसिकली कैटलिस्ट ही है, वो कैटलिस्ट जो एक ऑर्गेनिज्म में होने वाली रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करे। मतलब
बायो कैटलिस्ट और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एक शरीर या एक लिविंग बीइंग के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी स्पीड को बढ़ाना और घटाना जिन कैटलिस्ट का काम है उन्हें हम नाम देते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स होते हैं बायो केमिकल कैटलिस्ट या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हिंदी वाले बच्चे तो ऐसा लिखते थे जैविक उत्प्रेरक। एंजाइम्स कहलाते हैं जैविक जीवों में होने वाली रिएक्शंस, अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरकों को हम एंजाइम कहते हैं। तो ये एंजाइम के बारे में आपको पता चल गया, कैटलिस्ट के बारे में पता चल गया, फर्मेंटेशन के बारे में पता चल गया, केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स के बारे में पता चल गया। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं कि एक एक्टिविटी है, मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, it burns with white dazzling flame। ये सफेद चमकदार ज्वाला के साथ जलता है एंड gives white powder of magnesium oxide, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद पाउडर देता है। ये केमिकल चेंज को मैंने सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है और ये कितना लंबा है, बहुत। अगर इस तरह से केमिकल चेंज को सेंटेंस के फॉर्म में लिखा जाए तो कई बार क्या होता है, एक केमिकल चेंज सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस का रिजल्ट होता है। एक रिएक्शन के लिए, अब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन था, वो इतना आसान नहीं है कि Fe2O3.XS2 में डायरेक्टली बदल जाएगा, वो बहुत सारे सीरीज ऑफ रिएक्शंस के कारण बना है। तो जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस है, अगर हमारे हर एक रिएक्शन के लिए सेंटेंस लिखने लग जाए तो इट विल बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो समय को बचाने के लिए साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना हम इन्हें वर्ड्स के फॉर्म में लिखें। तो उन्होंने लिखने का तरीका ये बनाया कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम जलाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया या जला दिया, ऑक्सीकरण करवा दिया, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम के रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। इसमें मैंने क्या किया है थोड़ा समझें। जिन चीज़ों ने रिएक्शन की उनके बीच में प्लस लगा दिया, जो रिजल्ट बना एरो लगाने के बाद उसे लिखा है, और यहाँ पर तो एक ही रिजल्ट बना है। अगर एक से ज़्यादा रिजल्ट होते तो प्लस अगला रिजल्ट प्लस अगला रिजल्ट, इस तरह से दिखाते। तो जिन चीज़ों ने रिएक्शन की वो कहलाएंगे रिएक्टेंट्स, और जो रिजल्ट से बने वो कहलाएंगे प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच अंडरगो केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ये वो सब्सटेंस हैं जो केमिकल चेंज करते हैं।
और प्रोडक्ट्स क्या होता है? द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट से बने हैं उन्हें हम नाम देते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन लिखी गई है इसमें रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में एरो आता है, और अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो तो उनके बीच में प्लस आएगा। ये जो इक्वेशन लिखी गई है इसे नाम दिया जाता है वर्ड इक्वेशन। मैं इक्वेशन के लिए एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ EQU और उसके ऊपर N इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन है। Whenever any chemical change is written in the form of words, it is said to be word equation। लेकिन वर्ड्स के फॉर्म में लिखना भी क्वाइट कॉम्प्लेक्स टिपिकल है, तो इसे और भी सिंपल बनाने की कोशिश की गई ताकि स्टडी आसान हो सके। तो इसे लिखा जाने लगा सिंबल्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? सिंबल्स के फॉर्म में। जैसे मैग्नीशियम का रिबन है तो मैग्नीशियम मेटल ना, हम लिखेंगे उसे Mg प्लस ऑक्सीजन गैस O2 gives मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। देखिए हमने 9th स्टैंडर्ड में सब कुछ सीखा है, नहीं सीखा तो मैं एक बार बता भी देता हूँ। हमें याद रखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम के ऊपर हमेशा 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। इनकी ट्रिक्स हैं, मैं ज़रूर डालूंगा अगली वीडियोज़ में। मैग्नीशियम पर चार्ज है 2 पॉजिटिव, और ऑक्साइड जो होता है O के ऊपर 2 नेगेटिव होता है। इनकी न्यूमेरिकल्स जो इनके चार्ज हैं उनकी बस न्यूमेरिकल वैल्यू नीचे ले लीजिए, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। 1 पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को वहाँ पे और इस 1 को वहाँ पे, ये बन जाएगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक दो और बना के दिखाते हैं। जैसे कैल्शियम का क्लोराइड बनाना है, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव होता है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरह से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। ये आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव, कैटायंस और एनायंस याद करने की ट्रिक्स हैं जो हमने 9th में की भी हैं, फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो मैं बता दूंगा। यहाँ देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो एक केमिकल इक्वेशन हो गया इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। अब बात ये आती है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड नहीं कर रहा, भार के संरक्षण नियम को ये निभा नहीं रहा। क्यों नहीं निभा रहा वो समझिए। यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम है, जी हाँ, यहाँ पर भी एक एटम है, तो मैग्नीशियम का वेट मास तो दोनों तरफ सेम है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स और यहाँ ऑक्सीजन का सिर्फ 1, तो ऑक्सीजन का तो दोनों तरफ मास सेम नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? वो कहता है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, तभी हम बोलेंगे कि इक्वेशन सही है और केमिकल चेंज हमने सही रिप्रेजेंट किया है। कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंज में टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो यहाँ होल्ड नहीं हो रहा, तो इसे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ एटम्स की संख्या बराबर ना हो। यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और यहाँ ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम है, दोनों तरफ ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या बराबर नहीं है, तो इसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका एक और नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अब ये डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट आर द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस व्हिच डोंट होल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
आर कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब हमारा अगला टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। हम बैलेंस करना सीख रहे हैं, वो कैसे करेंगे वो देखिएगा ज़रा। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, हम फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं ला सकते, इसके आगे हम बॉक्स बनाते हैं। हम यहाँ 2 3 नहीं लिख सकते, बस हम इसके आगे बॉक्स बना सकते हैं। जो भी हमें चेंजेस लाने हैं हम इन बॉक्स में ला सकते हैं, ठीक है। और अगर बॉक्स में कुछ ना लिखा जाए तो उसका मतलब 1 है। तो इन बॉक्स में जो भी हम लिखेंगे वो कहलाएगा स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है, जो बैलेंसिंग के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो मैं इसके आगे 2 लिख देता हूँ, इसके आगे मैंने क्या लिख दिया 2। मैग्नीशियम भी 2 बार हो गया और ऑक्सीजन भी 2 बार। आगे 2 लिखने का मतलब है इस फॉर्मूले में जितने भी चीजें हैं सब ट्वाइस 2 बार। ऑक्सीजन तो 2 बार हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब मैग्नीशियम डिस्टर्ब हो गया, मैग्नीशियम यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो मैग्नीशियम को यहाँ क्या कर दें 2 कर दें। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया। देखो मैग्नीशियम यहाँ 2 बार है, ऑक्सीजन यहाँ 2 बार है। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। प्रोडक्ट में देखते हैं मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो दोनों तरफ एटम्स की संख्या सेम है, मास सेम है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड कर रहा है। बैलेंसिंग के मेथड्स हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। ये मैंने आपको जस्ट इंट्रो ऑफ द चैप्टर दिया है। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and wait for the next video 10th class students. Thank you.